हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो आज हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज शुरू। तो जैसे कि आपको पता है कि जून में G7 समिट हुआ था और ये 51वां इसका सम्मेलन हुआ था। अच्छा, चलिए मैं थोड़ा सा एक बार इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पॉलिटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह रखते हैं। पॉलिटी हो या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या करंट में भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए हमने ये सीरीज चलाई है ऑर्गेनाइजेशंस की। जो भी पूरे साल ऑर्गेनाइजेशंस के समिट हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे, और जो इम्पोर्टेंट बाकी के भी संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनके बारे में भी ये इस सीरीज में बातचीत होगी। ठीक है, क्लासेस आएंगी। तो G7 के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले समिट का एक बार जिक्र कर देते हैं। समिट होता क्या है? समिट का मतलब होता है जो शिखर सम्मेलन है। ठीक है, तो शिखर सम्मेलन यानी कि जो शिखर के नेता होते हैं, शिखर के लीडर्स होते हैं किसी भी देश के, तो वो एक साथ जब इकट्ठे होते हैं उसको कहते हैं समिट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट या पीएम होते हैं। तो जब वो इकट्ठे होते हैं, वैसे तो बहुत सारे संगठनों में पूरे साल कई बार जो अ, सभी देशों के जो क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इकट्ठे होते हैं और बातचीत करते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। बट समिट्स का मतलब होता है कि जो शिखर पर लोग हैं उनका सम्मेलन, वो वहां पर जाकर बातचीत करते हैं, जिससे कि जब उनके सिग्नेचर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरह से सीरियसनेस दिखती है फिर उस समिट की, है ना। चलिए, तो जो G7 है वो 51वां सम्मेलन हुआ मार्क कॉर्नी की अध्यक्षता में, जो कि कैनेडियन पीएम है। और कैनेडियन पीएम की अध्यक्षता में होता है, इसका मतलब वो कनाडा में ही हुआ होगा। तो कनाडा के कैन कैनस्किस, ये जो जगह है वहां पर हुआ है ये कंडक्ट। तो यहाँ पर बेसिकली सेकंड टाइम हुआ है। कनाडा में सेवंथ टाइम हुआ है G7 का सम्मेलन, लेकिन कैनस्किस में सेकंड टाइम हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा वर्ड को पढ़ना ही बड़ा मुश्किल है। भारत में अगर बात की जाए कि भारत ने कितनी बार G7 में पार्टिसिपेट किया है, एज आउटरीच कंट्री भारत ने पार्टिसिपेट किया है अब की बार 12th टाइम। ठीक है, तो यानी कि टोटल 12 बार भारत इसके अंदर पार्टिसिपेट कर चुका है। हालांकि ये फुल टाइम मेंबर नहीं है भारत, ये ध्यान रखना है। पहली बार ईसी यानी कि यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन कमीशन की जो अध्यक्ष है उन्होंने भी पहली बार ही इसमें पार्टिसिपेट किया है। उनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। तो ईसी की जो अध्यक्ष है उनको भी पहली बार शामिल किया गया है। ये याद करने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो G7 में बेसिकली कितने मेंबर है, नाम से ही पता चल रहा है, ग्रुप ऑफ 7, यानी कि 7 कंट्रीज। इसको याद करने की जो एक ट्रिक है, आई होप आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो अब याद कर लीजिए। GF को जूस पिलाते हैं ना बॉयफ्रेंड्स, तो उसी तर्ज पर ये बन गया है GF एंड जूस। G स्टैंड्स फॉर जर्मनी, F इज फॉर फ्रांस, J फॉर जापान, U फॉर यूएसए, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा एंड E फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड एक्चुअली इंग्लैंड नहीं है, ये है यूके। ठीक है, ये याद करने के लिए इंग्लैंड है, बट ये यूनाइटेड किंगडम है, क्योंकि इंग्लैंड सिर्फ एक प्रोविंस हो जाता है जबकि यूके में कई प्रोविंसेस है। ठीक है, अब बात आती है, हाँ मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स में इनके जो हेड्स हैं उनके भी नाम डाल दिए हैं, तो ये भी आपके लिए फ्रूटफुल है अगर आप इनको, यानी इन सब ने पार्टिसिपेट किया है इस समिट में। जर्मनी के जो चांसलर है फ्रेडरिक मर्ज, जापान के जो पीएम है वो है शिगेरू इशिबा, और फ्रांस के मैक्रोन, यूएसए की ट्रम्प जैसे कि सबको पता है, इटली की जॉर्जिया मेलोनी, और कनाडा के मार्क कोनी, और इंग्लैंड यानी कि यूके के कीर स्टारर। ठीक है, तो वैसे तो आपको याद होने चाहिए, ये सारे नहीं है तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा 7 इनवाइटेड कंट्रीज भी थी G7 में। कौन कौन सी, देखो इसको याद करना बहुत आसान है। G7 है, देखिए 7 ही इसके मेंबर्स हैं, 7 ही इसकी इनवाइटेड कंट्रीज है। ठीक है, बहुत आसान हो गया। और ईसी का याद रखना है बस कि यूरोपियन कमीशन की जो अध्यक्ष है उन्होंने भी पहली बार पार्टिसिपेट किया, जिनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। तो इनवाइटेड कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया, अब इसको भी याद करना देखो आसान है, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, बी फॉर ब्राजील। ठीक है, ए बी, फिर उसके बाद इंडिया का तो नाम हमें याद ही रहेगा, फिर मैक्सिको, फिर यहाँ पर है साउथ अफ्रीका, यहाँ पे साउथ अफ्रीका है ये। ठीक है, साउथ अरेबिया, सऊदी अरेबिया नहीं है, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया। अब यहाँ पे देखो साउथ साउथ के दोनों नाम है। फिर यूक्रेन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसी के लिए तो सारी कवायद हुई है इसमें, अगर याद हो तो ट्रंप ने जिक्र किया है। और तुर्की, ये इसका इसराइल और ईरान का भी जिक्र हुआ है।
ठीक है, ये भी याद रखना है। इजराइल और ईरान का जो युद्ध हो रहा है उसके बारे में जिक्र ट्रंप ने किया था। तो गैर सूचीकृत सदस्य भी शामिल हुए हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। एक तो आईएमएफ और डब्ल्यूबी। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और वर्ल्ड बैंक के जो हेड है अजय बंगा ने पार्टिसिपेट किया इसमें। यूएन के एंटोनियो गुटेरस जो कि पोर्तुगीज है, बताइए आपको। और नाटो के मार्क रूटे। ठीक है, नाटो के जो हेड है वो है मार्क रूटे। तो देखिए इसमें आपको सबके हेड्स भी याद हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो G7 है वो स्टार्ट कब हुआ? तो G7 का जो उद्भव हुआ था वो 1975 में हुआ था, और शुरू में ग्रुप ऑफ सिक्स था। ग्रुप ऑफ सेवन की बजाय ग्रुप ऑफ सिक्स थे, यानी कि 6 ही देश थे। और 1973 का जो तेल संकट हुआ था, उस वक्त जो वित्तीय अस्थिरता जो फैल गई थी पूरे यूरोप और एशिया में। ठीक है, यूरोप और एशिया, स्पेशली वेस्ट एशिया। तो यूरोपियन कंट्रीज अगर आपने देखी होगी तो G7 में सारी यूरोपियन कंट्रीज है। तो वहां पर वित्तीय अस्थिरता का दृश्य वहां पर फैल गया था, और जो वेस्ट एशिया उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, उस वजह से तेल संकट भी आ गया था। तो उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप G7 या G6 कहेंगे वो बना था। फिर 1976 वेरी नेक्स्ट ईयर, यानी कि 1 साल के बाद ही G7 बन गया, क्योंकि इसके अंदर कनाडा शामिल हो गया। तो आपको G6 के दोबारा से नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है कि GF को जूस, पहले तो ये याद रख लो कि कौन कौन से हैं ये 7 कंट्रीज। फिर याद रखना है कि 7th कंट्री जो है वो कनाडा थी, 1976 में जो जुड़ी थी। फिर इसका नाम G7 हो गया था। फिर 1997 में G8 बन गया था ये G7, क्योंकि इसमें रशिया भी शामिल हो गया था। लेकिन जल्दी ही 2014 में, ठीक है, बाहर भी कर दिया गया रशिया को। क्यों? क्योंकि रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। तो इसके प्रतिक्रिया या उसको सजा के रूप में बाहर कर दिया गया G7 G8 से। और G8 वापस से क्या बन गया? G7 बन गया। ठीक है, तो 2014 से अभी क्या है? G7 बना हुआ है। हालांकि ट्रंप बार बार में इसको G8 बनाने की सिफारिश करते रहते हैं, इवन G9 की भी सिफारिश वो करते रहते हैं। लेकिन G9 में उन्होंने, जैसे G8 के लिए तो वो चाहते हैं कि तो जो 8th है वो तो चाहते ही है रशिया रशिया को, लेकिन G9 के लिए वो चाइना को शामिल करना चाह रहे हैं। ठीक है, इंडिया का नाम नहीं ले रहे हैं, ये ट्रम्प सोच रहे हैं, ये ट्रम्प के दिमाग में हलचल है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। लेकिन जब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए ना, उसमें ये चीजें आप डाल सकते हो। अदरवाइज जो फैक्चुअल चीज है वो तो यहीं तक है कि 2014 तक G7 बन चुका है, क्योंकि रशिया को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद G7 की प्रकृति क्या है, यानी कि बेसिकली ये काम कैसे करता है और किस तरह से इसका ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एक इनफॉर्मल समूह है। ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप है, यानी कि कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है, कोई इसका स्थायी सचिवालय या सेक्रेटरिएट नहीं है, ना ही इसका कोई ऑफिस है। ठीक है, ना कोई ऑफिस है, ना ऑफिसर्स है, कुछ भी नहीं है। तो यानी कि बस ये मिलते हैं साल में एक बार, इसके अलावा और कुछ भी इनके पास कोई ऑफिस नहीं है, कोई इनके पास ऑफिसर्स नहीं है, ना कार्यकर्ता है, कुछ भी नहीं है। तो ये अनौपचारिक समूह है। इसके अलावा जो नेक्स्ट थिंग आती है वो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी, यानी कि जो अध्यक्षता होती है हर साल, या जहाँ पर समिट्स होते हैं। तो समिट्स अलग अलग देश में होते हैं, तो G7 के जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्हीं में से कभी कहीं होता रहता है। ठीक है, तो अभी जैसे कि कनाडा में हुई है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है वो अगली G7 के देश में होगी। उसके बाद यहाँ पर जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, यानी कोई एक अकेला, जैसे G7 में ऐसा नहीं होता कि कोई वोटिंग होती है कि मेजोरिटी वाला जो सिस्टम है वो नहीं है, बल्कि सबकी सहमति होनी चाहिए। ऑल आर इम्पोर्टेंट। उसके बाद बाध्यकारी या विधायी अधिकार नहीं है, यानी कि जो भी डिसीजंस ले लिए गए हैं, वैसे तो देखिए सर्वसम्मति से लिए गए हैं डिसीजंस, तो मानना तो सबको चाहिए, तो बाध्यकारी ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने अपना वादा नहीं निभाया तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होगी या विधायी कार्रवाई होगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है, तो बाध्यकारी नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। ठीक है, तो इसका आर्थिक महत्व क्यों है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है G7? ये इसलिए हो जाता है क्योंकि ये 40% जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो इसके अंदर है, यानी कि पूरे विश्व का 40% अर्थव्यवस्था इन्हीं G7 के देशों के इर्द गिर्द है। क्योंकि आपको पता है ये सारे इंपॉर्टेंट देश है, इनकी जो इकोनॉमी है काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ी है और काफ़ी इफेक्टिव है, इम्पैक्ट डालती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो
इसीलिए 40% कवर कर रहा है ये, ठीक है। और इसकी जो जनसंख्या है वो देखो कितनी मिनिमल है, ओनली 10%। आपको पता है यूरोप की जो जनसंख्या है वो वैसे भी कम है, तो ओनली 10% G7 में शामिल है, ठीक है। तो लेकिन ये इकोनॉमी कितनी है इनकी, इकोनॉमी है 40%, ठीक है। यानी कि ये 10 लोग 40% रिसोर्सेज पर इनका अधिकार है, ठीक है। 36% जो विद्युत उत्पादन क्षमता है इनकी, इनको जरूरत तो 10% की है, लेकिन इनके पास है 36% विद्युत उत्पादन क्षमता पूरे विश्व की। इसके बाद ये भी देखिए 10% जनसंख्या, लेकिन ये उत्सर्जन कितना कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं CO2 का 25%। अब पता चला कि यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर रशिया या फिर USA, ये तीनों और चाइना, ये मिलकर बहुत ज्यादा CO2 का उत्सर्जन कर रहे हैं, यही कर रहे हैं भाई, बाकी के तो बेचारे हैं, ठीक है। एनीवेज, अब G7 की अभी तक की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, तो 2002 की बात करें तो एड्स, टाइफाइड, मलेरिया और इन तीनों बीमारियों के लिए स्पेशली ग्लोबल फंड की स्थापना G7 ने की थी, जो कि बहुत ही अच्छा काम था, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये आ सकता है। वैसे आजकल तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि ये किया था कि नहीं किया था, ठीक है। स्टेटमेंट क्वेश्चंस में जरूर पूछे जाते हैं। 2009 में खाद्य सुरक्षा पहल इन्होंने की थी। 2021 में B3W यानी कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, इसकी चर्चा आपने सुनी ही थी, है ना। तो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की पहल भी G7 देशों ने की थी। उसके बाद 2022 में वैश्विक अवसंरचना और निवेश साझेदारी की शुरुआत की थी, यानी कि जो वर्ल्ड एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इन्वेस्टमेंट की एक साथ आने की शुरुआत जो थी वो 2022 में की गई थी। अब बात कर लेते हैं कि G7 का जो 51st समिट हुआ उसके मेन अट्रैक्शंस क्या थे, यानी कि वहां पर क्या क्या मुख्य बातें की गई, किन किन चीजों के लिए वो एक मत हुए, ठीक है। सबसे पहले तो कन्ना सिक्स कैनन सिक्स, ठीक है, कैनन सिक्स वाइल्ड फायर चार्टर अप्रूव हुआ, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम इसलिए क्योंकि ये यहीं पर समिट हुआ है। बेसिकली आपको ध्यान रखना है वाइल्ड फायर चार्टर, इसका मतलब है विज्ञान आधारित स्थानीय कार्यों और प्रकृति आधारित समाधानों द्वारा जो वन आगनी होगी उनके खतरों से निपटना। जैसे कि आपको पता है रिसेंट ईयर्स में काफी आगजनी हो रही है जंगलों में, है ना, तो इसलिए इसको कहते हैं वन आगनी, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, आपने नाम सुना होगा, हॉलीवुड में बड़ा हुआ था अभी, है ना। हॉलीवुड के कितने सारी, यानी USA में हुआ था बहुत सारा, इनका एक तरह से पूरा हॉलीवुडी इफेक्ट उसके ऊपर हुआ था, ठीक है। इफेक्टेड अफेक्टेड था, पूरा हॉलीवुड अफेक्टेड था इस वनाग्नि से, और काफी नुकसान हुआ था US को। ऑस्ट्रेलिया में भी ये लगातार होता रहता है वनाग्नि। तो इससे निपटने के लिए एक प्रतिबद्धता का संचार हुआ G7 के देशों के बीच कि विज्ञान आधारित टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे वो, स्थानीय कार्यों और प्रकृति, यानी कि देखिए सबकी जितने भी देश होते हैं उनकी खुद की जो वहाँ जनसंख्या होती है उनके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो उनकी मदद लेंगे। और इसके अलावा जो और भी इसके अलावा समाधान होंगे उनका यूज करेंगे। तो इस तरह से वो खतरों से निपटेंगे एक साथ मिलकर, एक दूसरे को अपने अपने समाधानों के बारे में बातचीत करेंगे, और कहते हैं ना उसको मिल बांट कर समाधानों को, कि भाई हम क्या कर सकते हैं या हेल्प करो हमारी। तो आपस में एक तरह से समझौते के द्वारा समझौतों के द्वारा और प्रतिबद्ध होकर ये कार्य किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर एकता की बात हो रही है वनाग्नि से निपटने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने जो काम या एक मत जहाँ पर हुए वो है खनिज कार्य योजना। तो पूरे विश्व में जितने भी महत्वपूर्ण खनिज के उत्पादन होते हैं उसमें विविधता लेकर आएंगे। ये नहीं कि सिर्फ एक ही खाद्य उत्पादन, सॉरी एक ही खनिज उत्पादन के पीछे पड़े रहे, एक ही तरीके से पड़े रहे, तो अलग अलग तरीके से उनको उत्पादित करना, उनके अंदर निवेश करना, स्थानीय मूल्य सृजन करना, यानी कि स्थानीय लोगों का भी लाभ हो उनका, तो उस पर भी ध्यान देना, और नवाचार को बढ़ावा, कि उनसे बनने वाली नई नई चीजें जिससे कि कम हार्मफुल हो प्रकृति के लिए और ज्यादा बेनिफिशियल, तो इस योजना पर कार्य करना। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार दमन। सीमा पार दमन का मतलब है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, इसकी निंदा की गई है।
इसका मतलब है कि कोई देश है या संगठन है, ठीक है, वो सीमा पार के जो देश है, जैसे कि अगर हम बात करें सीमा पार, जैसे पाकिस्तान और इंडिया की बात की जाए, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया, तो सीमा पार हमारा पाकिस्तान के इधर इंडिया पड़ता है, तो इनका दमन करते हैं ना, जो भी हमारे बॉर्डर्स पर जो लोग हैं उनको पकड़ के, है ना, तो उनके साथ दुर्व्यवहार करना, अगर वो क्रॉस कर जाते हैं, जैसे कि अ, एक होता है ना कोस्टल एरिया जो है, उसके बाद टेरिटोरियल एरिया होता है, तो कई बार जो मछुआरे हैं वो दूसरे क्षेत्र में घुस जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा उनको पकड़ कर उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, तो वो चीज़ें ना हो, इस चीज़ की जो निंदा है वो यहाँ पर की गई है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये मैक्सिको और यूएस में भी बहुत होता है, क्योंकि वो उनकी जो बाउंड्रीज है वो काफ़ी इंटरकनेक्टेड है, तो वहाँ पर भी ये दमन की समस्या है। बेसिकली जितने भी आपस में जो देश हैं और जो जुड़े हुए हैं बाउंड्री से, उनकी एक दूसरे से टच है लैंड एरिया, तो वहाँ पर ये स्थिति आती है, तो ये पूरे ही विश्व की समस्या है, तो इसलिए इसकी निंदा की गई है। इसके बाद है प्रवासी तस्करी को रोकना, यानी कि जो प्रवासी तस्करी का मतलब होता है, जो लोग होते हैं और लोगों को एक देश से दूसरे देश, जैसे अगर आपने देखा होगा कि भारत के लोग जा रहे हैं कहाँ पर, अमेरिका जा रहे हैं या यूरोप जा रहे हैं ना, तो यूरोप जाएंगे या अमेरिका जाएंगे तो उनको तस्करी के द्वारा लेकर जाते हैं लोग, तो उस पर रोक, तो उस पर प्रतिबद्धता। या मैक्सिको के लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा जाते हैं यूएस, ठीक है, पाकिस्तान के लोग भी जाते हैं यूएस, स्पेशली यूएस और यूरोप में जाने का बहुत क्रेज़ है, तो ऐसी स्थिति में तस्करी बहुत ज़्यादा चलती है, लोगों को बस वहाँ जाना होता है किसी ना किसी तरह से, तो कई बार वो गलत तरीकों से भी एंट्री लेने के लिए तत्पर रहते हैं, तो ऐसी स्थितियाँ ना हो तो उसको रोकने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है G7 के देशों में, ठीक है। तो गाइस आई थिंक आपको समझ आया होगा G7 और इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है ये भी समझ में आ गया, सारे फैक्ट्स ही हमने कवर कर लिया A to Z, इसकी हिस्ट्री भी और इसकी ज्योग्राफी भी, इसकी इकोनॉमी भी, और जो अभी समिट हुई है उसका करंट अफेयर भी, और इससे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो ये जितने भी G7 के लीडर्स हैं, इनके देशों के जितने भी हेड्स हैं उनके नाम भी कर लिए हमने याद, तो बहुत सारी चीज़ें हमने इस क्लास से सीखी हैं, याद की है। अगर आप दूसरी बार या 2 या 3 बार इसको रिवाइज कर लोगे तो आपको लर्न हो जाएगा, पूरे कभी भी एग्ज़ाम होगा आप इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करोगे तो सब याद आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये क्लास बनाने की कोशिश की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास, तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं, या आपको लगता है कि और भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस या जो आप चाहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन कवर किए जाए, तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।